गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक आपका हीटिंग होता है क्या है हमारा। इलेक्ट्रिक जो हीटिंग में हीट को कितने जो है तरीक़ा से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 3 मोड आपको बताए थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन प्रोसेस बताए थे आप। आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग ओवर अदर मेथड ऑफ हीटिंग। ठीक है, और साथ में ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रिक हीटिंग का एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसको हम लोग कहाँ अप्लाइड कर सकते हैं। तो दे आर सबसे पहले हम लोग चलें कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग में। तो दे आर वेरियस द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, बहुत सारा हमारा एप्लीकेशन है। एज फॉर एग्जांपल इसको हम लोग डोमेस्टिक में भी कर सकते हैं और इंडस्ट्री के पर्पस में भी हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में कहाँ है हमारा। तो डोमेस्टिक एप्लीकेशन में आप लोग सब चीज़ से फैमिलियर होंगे। आज आप देखते हैं कि आज आपके पास जो है चाय बनाने के लिए आप जो है किसी बर्तन का नहीं है, आपका केटली आ गया है, इलेक्ट्रिक केटली आ गया है हमारा। ठीक है, पॉपकॉर्न का मशीन है, आपके पास आयरन है, गीजर है हमारा। ठीक है, इमर्सन रॉड है हमारा। ये सारे जितने जो आपको बोले ये कहाँ पर हमारा डोमेस्टिक एप्लीकेशंस का ये सब एग्जांपल्स है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। तो दे आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। इट मे बी जे आपका ये कहाँ यूज हो सकता है, आपका इंडस्ट्री में भी हो सकता है और डोमेस्टिक में भी। द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज अप्लाइड इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम देखिए डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में कहाँ, रूम हीटर। ठीक है, देख रहे हो, इलेक्ट्रिक आयरन्स, इमर्सन हीटर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, गीजर, इलेक्ट्रिक केटल्स। ये सारे में आप देखते हो कि इसमें क्या करते हैं, आप जो सप्लाई जैसे देते हो तो वहाँ से क्या हमारा हीट जनरेट होता है। अनदर जो मोड ऑफ हीट जनरेट नहीं करते हैं, ना तो कोयला जला के, ना ही लकड़ी जला के, वहाँ पर क्या है हमारा, उसमें हीट हम लोग जो जनरेट करा रहे हैं और कैसे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई से हमारा। तो ये सारे चीज़ आपका किसका हो गया, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में चले जाएँ। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका भी बहुत सारे यूजेज हैं। जैसे मान लो हमको किसी मेटल्स को आपको मेल्ट करना है, तो मेटल्स को मेल्ट करने के लिए अभी जो मॉडर्न समय में हम किसी को ही जो अमाउंट ऑफ कोल को बर्न करके नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, लकड़ी को जला के नहीं कर रहे हैं हमारा। तो अभी के लिए जो भी है हमारा, यदि किसी मेटल्स को हमको मेल्ट करना होता है तो उस केस में हम लोग जो फर्नेस तैयार कर रहे हैं वो सारा का सारा हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फर्नेस है। मतलब वो इलेक्ट्रिक सप्लाई से ही आपका क्या कर रहा है, हमारा हीट प्रोड्यूस कर रहा है हमारा। तो मेल्टिंग ऑफ मेटल्स को क्या है हमारा, मेल्ट करने में। ठीक है, मोल्डिंग ऑफ ग्लास फॉर मेकिंग ग्लास अप्लायंस, मतलब ग्लास डिफरेंट देख रहे हो, ग्लास का शेप हमारा बनाया जाता है तो उसको मोल्ड करने में हमारा। ठीक है, वो आज के प्लाईवुड बनाने में किया जाता है हमारा। मोल्डिंग ऑफ ग्लास फॉर मेकिंग ग्लास अप्लायंस, प्लास्टिक कंपोनेंट्स को मोल्ड करने में किया जाता है। मेकिंग ऑफ प्लाईवुड में किया जाता है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। और हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स लाइक एनलिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग, ब्रेजिंग etc। ये सारा टर्म्स आप जो देख रहे हो, एनलिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग, ब्रेजिंग, ये सारा क्या है आपका मैकेनिकल का टर्म्स है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक पार्टिकुलर जो टेम्परेचर तक आपको हीट कराते हैं, उसके बाद उसको कोल्ड कराते हैं। तो सबका अपना अपना डिफरेंट जो टेम्परेचर है, किसी को क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले जाते हैं, किसी को क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो ले जाते हैं। तो ये सारे चीज़ आपका जो देख रहे हैं, एनलिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग, ब्रेजिंग, ये सारे मैकेनिकल का टर्म्स है। इस पर हम लोग जाएंगे नहीं, बस हमको ये बताना है कि आपको यूज कहाँ है इंडस्ट्रीज में। तो इंडस्ट्री में मेटल्स को एनलिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग, ब्रेजिंग, मतलब एक ही समझो कि मेटल्स को मेल्ट करने की। तो मेटल्स को मेल्ट करने के लिए हर एक जो मेटल्स का अपना ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है। उतना टेम्परेचर से कम होगा तो वो मेल्ट नहीं होगा हमारा। ठीक है, बहुत सारा है, यदि उससे ज़्यादा टेम्परेचर अटेंड कर लोगे तो हो सकता है कि वो आपका डिजायबल भी नहीं हो। तो कुछ हमारा कंडीशन है कि क्रिटिकल टेम्परेचर से हमको कितना जस्ट एबव बिलो रखना है कि उतना पर लेके जाना है। तो ये सारे जो प्रोसेस आप जो देख रहे हो वो हीट ट्रीटमेंट का है, जो कि मैकेनिकल का आपका पोर्शन है ये।
तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमको बताएं आपको इलेक्ट्रिक हीटिंग में, कहाँ इंडस्ट्री के लिए भी यूज किए हैं आप लोग, डोमेस्टिक। तो एक ही समझाओ कि आजकल जो मेटल्स को मेल्ट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिक फर्नेस कहने का मतलब वहाँ पर हीट जनरेट कर रहे हैं, कैसे? बाय गिविंग इलेक्ट्रिक सप्लाई। और जहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई के हेल्प से हीट आप जनरेट करोगे या हीट हम फॉर्म करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो दे आर वेरियस एप्लीकेशंस, ठीक है, जो कि इंडस्ट्री में किया जा सकता है। सबसे पहले मेटल्स को मेल्ट करने में, हमारा प्लास्टिक को भी गलाने में, हमारा शीशा को भी गलाने में। तो जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को मेल्ट करना होगा तो वहाँ मेल्ट करने के लिए जो हीट हम प्रोड्यूस करेंगे बाई कैसे? सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से आपको यदि हीट जनरेट कराते हैं तो ऐसे कोई हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, ये समझ गए हमारा। इसके बाद है कि एडवांटेजेस क्या, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग ओवर अनदर आपका मेथड ऑफ हीटिंग। दूसरे मेथड जैसे कोयला जला के भी हीट हम प्रोड्यूस, लकड़ी जला के भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने खुद सोचो कि क्या क्या एडवांटेज है। मान लो हम कोयला जलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से कोयला जलाते तो वहाँ से क्या होता है? हमारा फ्लू गैस प्रोड्यूस होता है, जिससे एटमॉस्फेयर हमारा क्या हो सकता था? डर्ट भी हो सकता था। ठीक है, तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करें हम लोग तो इलेक्ट्रिक जो हीटिंग में किसी टाइप का कोई जो फ्लू गैसेस हमारा प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सिस्टम क्या है? नीट एंड क्लीन है हमारा। जब कोई फ्लू गैसेस है ही नहीं तो इस फ्लू गैस को बाहर निकालने के लिए अनदर आपको चिमनी की जरूरत नहीं है। जबकि मान लो यदि कोयला तुम जलाते तो फ्लू गैस होता हमारा, तो उस जो गैस हमारा वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है उस गैस को हमको भेजने के लिए धुआं वगैरह जो हो रहा है उससे होता है, उसको भेजने के लिए हमको चिमनी लगाना पड़ता है। जैसे कोयला का भट्टी वगैरह में देखे होगे आप लोग कि आपको वहाँ पर कोयला भट्टी बोल रहे हैं जहाँ ईटा पकाया जाता है। तो ईटा पकाने के लिए क्या करता है वो लोग? कोयला जला के करता है। ठीक है, वहाँ से धुआं जो निकलता है उसको बाहर भेजने के लिए आप देखते हो चिमनी लगा हुआ रहता है। लेकिन आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम में आपका किसी टाइप का फ्लो गैस का प्रोडक्शन नहीं होगा। जब फ्लो गैस होगा ही नहीं तो इसको बाहर निकालने के लिए हमको कोई अरेंजमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, दूसरा ये सिस्टम आपका क्या है? हमारा मतलब डस्ट फ्री है हमारा, किसी टाइप का डस्ट नहीं है हमारा, इसलिए सिस्टम जो क्लीन है हमारा। ठीक है, और इसको साफ करने के लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है, कम खर्च में ही आपको सिस्टम को हम लोग क्लीन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बाय तो इसको हम पॉइंट करके यहाँ लिखे हुए हैं, इसको हम एक बार पढ़ देते हैं और डिस्कस भी कर देते हैं। द इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम इज फ्री फ्रॉम डर्ट। मतलब इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है हमारा वो क्या है? हमारा गंदगी से फ्री है। ठीक है, इट इज क्लीन सिस्टम, ये साफ सिस्टम है। रिक्वायर मिनिमम कॉस्ट फॉर क्लीनिंग, क्योंकि ये सिस्टम आपका क्या है? क्लीन है, तो इसको साफ रखने के लिए इसमें खर्च भी बहुत ही कम करना पड़ेगा हमको। दूसरा, द सिस्टम डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी जो फ्लू गैसेस। अभी बताएं कि ये सिस्टम किसी टाइप का आपका फ्लू गैस नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो कोई फ्लू गैस इसमें नहीं होगा। सिंस नो फ्लू गैसेस इज प्रोड्यूस, कोई फ्लू गैस प्रोड्यूस नहीं होगा इलेक्ट्रिक हीटिंग में, नो प्रोविजन हैज़ टू मेड फॉर देयर एग्जिस्ट। यानी इस फ्लू गैस को बाहर निकालने के लिए कोई इसमें प्रोविजन लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा हमको अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फ्लू गैस ही नहीं है। यदि मान लो जैसे हम एग्जांपल अभी लें, जहाँ पर ईटा पकाया जाता है तो वहाँ पर देखते हो धुआं जो होता है हमारा कोयला जलाने से, तो उस धुआं को बाहर भेजने के लिए वहाँ पर हम लोग चिमनी का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि किसी टाइप का फ्लू गैसेस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इस धुआं को बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई हमको इसके लिए अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तीसरा, यदि हम देखें इकोनॉमिकल मतलब कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपका इलेक्ट्रिकल जो हीटिंग जो है मोर इकोनॉमिकल है हमारा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक जो फर्नेस का प्रोविज़न होता है, जिससे हमारा क्या होता है, उसका कॉस्ट घट जाता है हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटिंग इज इकोनॉमिकल एज इलेक्ट्रिक फर्नेस आर चीपर इन इनिशियल कॉस्ट एज वेल एज मेंटेनेंस को। इलेक्ट्रिक हीटिंग हमारा क्या है? इकोनॉमिकल है, सस्ता है, क्योंकि इस हीटिंग में हमको इलेक्ट्रिक फर्नेस का प्रोविज़न है, और इलेक्ट्रिक फर्नेस होने से इसका जो फर्नेस का कॉस्ट हमारा क्या होगा? कम होता है। ठीक है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका क्या होता है? कम होता है। इसके बाद सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें क्या है कि हम अपने अनुसार इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन अदर मेथड में क्या है, आप अपने से टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल आप ले लो, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, वहाँ पर ऑटोमेटिक आयरन की बात करो तो वहाँ पर देखते हो कि वहाँ पर एक रियोस्टेट लगा रहता है। उस रियोस्टेट को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर डिफरेंट जो मोड है आपका, जैसे नायलॉन होता है हमारा, ठीक है, आप अलग अलग है, सिंथेटिक से बहुत सारा वुलन है, ये सारे का ऑप्शन वहाँ रहता है। अब मान लो हम किसी को सेट कर रहे हैं, हम नायलॉन पर ही हीट करें तो देखते हो कि नायलॉन को जितना उसको हीट की रिक्वायरमेंट होती है उतना लेता है, जो उससे ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, कट आउट हो जाता है, मतलब ठीक है। तो उसमें ऑटोमेटिक क्या है, टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग से। तो इसमें और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है हमारा, कि इसमें आपका ऑटोमेटिक हमारा क्या है, प्रोटेक्शन है हमारा। मान लो किसी तरह से उसमें ओवर करंट हो जाए या ओवर जो है हमारा हीटिंग का केस आ जाए तो उस समय आपको क्या होगा, ये सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर सकता है, हाँ, क्योंकि बहुत सारे उसमें रिले लगे होते हैं। तो इसमें आपका ऑटोमेटिक जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट और ओवर हीटिंग कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू ए सुटेबल स्विच गियर। मतलब ऑटोमेटिक जो प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं, कैसे, यदि ओवर करंट का केस आ जाए या ओवर हीटिंग का केस आ जाए तो उसमें हम लोग ऑटोमेटिकली इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इज मच हायर, मतलब इसमें इफिशियंसी जो होगा और क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। मतलब आप चाहो तो इसमें आप टेम्परेचर अपने अनुसार इसमें आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अनुसार टेम्परेचर डेवलप करने के अनुसार ऐसा हमको हीटिंग एलिमेंट डिजाइन करना पड़ेगा। तो इसमें टेम्परेचर का कोई मैक्सिमम टेम्परेचर तक भी आप ले जा सकते हो, तो कितना टेम्परेचर चाहिए उसके क्रॉसपोंड ऐसा हम एलिमेंट इसमें मतलब डिजाइन कर सकते हो, ऐसा फंडस हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप सेफ्टी पॉइंट से इससे जाओ तो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग इज क्वाइट ये सेफ, बहुत अच्छा सेफ है हमारा, और ये क्या करता है, मतलब क्विकली रिस्पॉन्ड भी देता है हमारा, बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड देगा हमारा, ठीक है। जैसे मान लो कोयला है तो कोयला को हीट प्रोड्यूस कराने के लिए सबसे पहले कोयला को लकड़ी जलाते हो, उसके बाद कोयला धीरे धीरे बर्न होता है, टाइम लेता है, बहुत रिस्पॉन्स क्या होता है उसका, बहुत स्लोली में हीट, जबकि यहाँ पर क्या है, ये आपका सिस्टम हमारा क्वाइट सेफ होगा और रिस्पॉन्स क्या बहुत जल्दी ही देगा हमारा। तो ये सारे आपका क्या हो गया, देयर आर सो मेनी आपका एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग ओवर अनदर मेथड ऑफ हीटिंग। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि यदि इलेक्ट्रिक जो हीटिंग है तो हम टोटली आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई पर हमको डिपेंड रहना पड़ेगा। यदि मान लो हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाए तो उस समय हमको क्या होना पड़ेगा, सिस्टम आपको पैरालाइज होगा, स्टॉप हो जाएगा। ये एक डिसएडवांटेजेज भी है हमारा, यानी हम इस सिस्टम का यूज वहीं पर कर सकते हैं जहाँ पर हमको इलेक्ट्रीफाइड एरिया होगा। नॉन इलेक्ट्रीफाइड एरिया में हम इलेक्ट्रिक हीटिंग के हेल्प से आपको किसी भी चीज़ को मेल्ट नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, आज हम लोगों ने देखा आपका एडवांटेज देख लिए हम लोग, उसके बाद हमने देखा आपको इसका इलेक्ट्रिक हीटिंग का एप्लीकेशन भी जान गए। अब हम लोग आएंगे आपका हीटिंग का टाइप्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशंस ऑफ हीटिंग, तो हीटिंग को क्लासिफाइड कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इतना आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ हीटिंग में। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक हीटिंग कितने टाइप्स का होता है। तो इलेक्ट्रिक जो हीटिंग को हम लोग दो जो फ्रीक्वेंसी पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, एक पावर जो फ्रीक्वेंसी बेस पर इसको डिवाइड करते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी आपका हीटिंग बेस पर इसको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। पावर फ्रीक्वेंसी बेस पर इस हीटिंग को हम दो आपको क्लासिफाइड करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग और एक को बोलते हैं आर्क हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग फर्दर जो दो भाग में डिवाइड होता है, इसमें मतलब दो टाइप को आपका पढ़ना है, एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, एक इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। सिमिलर वे में आर्क हीटिंग में भी दो हीटिंग के बारे में पढ़ना है, एक डायरेक्ट आर्क हीटिंग, एक इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग को हम लोग फर्दर दो क्लासिफाइड करते हैं, दो भाग में बांटते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन हीटिंग और एक को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग में भी दो टाइप का हीटिंग हमको पढ़ना है, एक कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग, एक कोरलेस टाइप इंडक्शन हीटिंग। यानी आपको हीटिंग को हम लोग फ्रीक्वेंसी के बेस पर दो भाग में डिवाइड कर दिए, एक को हम लोग बोले आपको पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग और एक को बोल रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। पावर जो फ्रीक्वेंसी हीटिंग
को फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए। एक को बोले इसके बेस पर पावर फ्रीक्वेंसी पर, एक को रेजिस्टेंस हीटिंग, एक को क्या आर्क हीटिंग। रेजिस्टेंस में भी दो हमारा पढ़ना है, एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है, एक इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है। आर्क में भी दो हमारा है, एक डायरेक्ट आर्क हीटिंग है, एक इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग है। हाई जी फ्रीक्वेंसी में आपको दो है, एक इंडक्शन हीटिंग, एक डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग में कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग, कोरलेस टाइप इंडक्शन हीटिंग। मतलब समझ जाओ कि आपका हीटिंग का कितना टाइप है हमारा। यदि हम बात करें तो पावर जी फ्रीक्वेंसी में देख लो कितना है हमारा। रेजिस्टेंस हीटिंग में दो हो गया हमारा, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट। आर्क में, आर्क हीटिंग में दो हो गया, डायरेक्ट आर्क हीटिंग, इनडायरेक्ट आर्क। इंडक्शन हीटिंग में दो पढ़ना है, कोर टाइप हमारा है और एक कोरलेस टाइप है हमारा, और वो एक क्या है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है हमारा, और ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है हमारा। और इसमें दो टाइप के बारे में बताएंगे, रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो थोड़ा थोड़ा अभी समझ लो क्या है हमारा, डिटेल में हम लोग इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। रेजिस्टेंस हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको क्या कहना है, रेजिस्टेंस हीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, करेंट जो हमारा जो पास किया जाता है आपको कहाँ, हमारा रेजिस्टेंस में। जब किसी रेजिस्टेंस में आप करंट पास होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा I/R लॉस होगा हमारा। इस I/R लॉस के चलते वहाँ पर क्या होगा, हमारा हीट डेवलप होगा, और इसी हीट के चलते हमारा क्या होगा, वो मटेरियल मेल्ट होगा। इस प्रिंसिपल पर जो वर्क करेगा उसी को बोल रहे हैं रेजिस्टेंस हीटिंग। मतलब आपको करना क्या है, रेजिस्टेंस हीटिंग में हमको हीट डेवलप कराना है। तो हीट कैसे हमारा डेवलप होगा, तो ड्यू टू इसी I/R लॉस के चलते वहाँ पर हीट डेवलप होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है हमको। रेजिस्टेंस हीटिंग में हम क्या करेंगे, मतलब एक रजिस्टिव में करंट पास कराएंगे जिससे हमारा I/R लॉस होगा। उस I/R लॉस के चलते वहाँ पर क्या होगा, हमारा हीट डेवलप होगा हमारा, और उसी हीट के चलते हमारा मटेरियल क्या होगा, हमारा मेल्ट होगा। तो ऐसे हीटिंग को ही हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस हीटिंग। ऐसे को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस हीटिंग। इस रेजिस्टेंस हीटिंग में आपको क्या है, दो है, एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है, एक क्या है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है। नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि जिस मटेरियल को हमको हीट करना है उसको हम एज ए रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। उसको क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे, और उसमें डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उसमें करंट पास करा देंगे। जैसे उसमें करंट पास कराओगे तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा I/R लॉस के चलते वहाँ पर क्या होगा, हीट डेवलप होगा, और वो इतना सफिशिएंट हीट प्रोड्यूस कर देगा जिसके चलते हमारा मटेरियल क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। यानी उसमें हीट हमारा जो है वो क्या, हमारा चार्ज पार्टिकल्स जो है वो खुद जनरेट कर रहा है, जिसके चलते आपका डायरेक्ट जो रेजिस्टेंस हीटिंग होगा उसमें आपका इफ़िशियंसी उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, और मोर हीट हमारा प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर ये अटेंड कर सकता है हमारा, इसमें हम ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल की प्रोविज़न नहीं दे सकते हैं। मतलब इसके हेल्प से ऑटोमेटिकली हम चाहें कि ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग को कंट्रोल करें तो इसमें प्रोविज़न नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारा टेम्परेचर क्या होगा, इस मेथड से हम लोग अटेंड कर सकते हैं। तो किसी मतलब कोई रेंज है कि उतना रेंज तक ही हम क्या कर सकते हैं, उस हीट को हम लोग ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसा रियोस्टेट लगा सकते हैं हम लोग, वहाँ थर्मोस्टेट लगा सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उस केस में हमारा उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कोई कंट्रोलिंग डिवाइसेस हम ऐसा नहीं बना सकते हैं, कोई थर्मोस्टेट डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो इसमें क्या है, द मटेरियल विच इज़ टू बी हीटेड, जिस मटेरियल को हमको हीट करना है उसको एज ए रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हीट आपको क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल्स हमारा क्या होगा, इट सेल्फ जनरेट करेगा, वो किसी मीडियम से नहीं करेगा। उसमें ना कंडक्शन होगा, ना कन्वेक्शन प्रोसेस, ना रेडिएशन, वो आपका क्या होगा, हीट आपको इट सेल्फ जनरेट करेगा। और जिसमें वाया मीडियम हमारा हो, मतलब जिसमें हीट का ट्रांसफ़र हो, आइदर कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन, इस प्रोसेस से होगा हीट, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। उसको क्या बोल देंगे, इनडायरेक्ट। इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हमको जिस मटेरियल को हीट करना है उसमें डायरेक्टली हम लोग करंट पास नहीं कराएंगे, तो उस
कैसे ये वर्क करेगा? तो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम हाई रेजिस्टिव एलिमेंट में करंट पास कराते हैं। तो हाई रेजिस्टिव एलिमेंट में जो करंट पास कराओगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट्स हमको डिजाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट डिजाइन करते हैं जिसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, उसमें हम लोग सबसे पहले करंट पास कराते हैं। तो वो जैसे पास कराओगे तो ये एलिमेंट हमारा क्या होगा, हीट होगा, ठीक है। और जिस मटेरियल को हमको हीट करना होता है उसमें आइदर उसके सराउंडिंग हमारा जो है टॉप में या बॉटम में आप उसको रख दो, उसके रेडिएशन से या कंडक्शन मोड से या कन्वेक्शन जो मोड से हमारा वो क्या होगा, मटेरियल आपका मेल्ट होगा। जैसे आप इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का यदि हम एग्जांपल बात करें तो जैसे आप मान लो पानी गर्म करते हो, इमर्शन रॉड है, तो इमर्शन रॉड में क्या तुम देखते हो, ये एक बकेट है हमारा, मान लो ये, इसमें सबसे पहले वाटर को आप कलेक्ट कर लेते हो, कोई कंटेनर ले लिया, बाल्टी ही ले लिए आप, इसमें पानी को आपने क्या किया, कलेक्ट करके रखा। अब इमर्शन रॉड है हमारा, तो इमर्शन रॉड को आप क्या करते हो, इस वाटर में इमर्ज कराते हो, यही ना। तो आप इमर्शन रॉड में बेसिकली है क्या हमारा, इसी में हम आप सप्लाई जब देते हो तो क्या सप्लाई आप पानी में दे रहे हो, क्या इमर्शन रॉड को सप्लाई दे रहे हो। तो इमर्शन रॉड में हमारा क्या है, आपका यहाँ पर कॉइल है, इसके अंदर में यही हीटिंग एलिमेंट है हमारा। तो सबसे पहले हमने हीट जो डेवलप किया वो कहाँ, इस हीटिंग एलिमेंट में, यानी इसमें हीट हमारा डेवलप हुआ। और ये हीट डेवलप करके आपको क्या है, ये वाटर में जो है हमारा, यहाँ से इसके क्या होगा, हमारा ये लिक्विड है हमारा, तो कन्वेक्शन जो प्रोसेस के हेल्प से ये अपना हीट इसको ट्रांसफ़र करेगा हमारा, और क्या होगा, ये वाटर हमारा क्या होगा, आपका गर्म हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये जो चार्ज पार्टिकल इसी को बोल रहे हैं, जिसको हमको मेल्ट कराना था, जिसको हीट कराना था, तो वाटर यहाँ चार्ज पार्टिकल है, तो इसमें वाटर में डायरेक्ट हम करंट पास नहीं करा रहे हैं, यानी ये वाटर हीट नहीं जनरेट कर रहा है। हीट जो जनरेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, हमारा आपको ये वाटर हीटर जो है वो हमारा हीट जनरेट कर रहा है। यानी इस जनरेट यहाँ पर हुआ, हीटिंग एलिमेंट में हमारा हीट प्रोड्यूस हुआ, और उस हीटिंग एलिमेंट को फर्दर हम लोग क्या किए, उसको ये हीट जो यहाँ पर डेवलप हुआ उसको हम लोग कन्वेक्शन प्रोसेस से, मतलब इस हीट को हम लोग ट्रांसफ़र किए कहाँ, वाटर में। और वाटर में चूँकि ये मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, तो यहाँ पर मूवमेंट के चलते हमारा क्या होगा, आपका ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड डेंसिटी होगा हमारा, फ्लूइड डेंसिटी के डिफरेंट टेम्परेचर वेरिएशन के चलते ये वाटर आपको हीट हो जाएगा। तो ऐसे जो मोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो दोनों में आप समझ गए, दोनों में डिफरेंस यही है कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या करेंगे, जिस मटेरियल को हमको हीट करना है उसको हम एज ए रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे, डायरेक्ट उसमें हम लोग क्या करंट पास कराएंगे। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या, जिस मटेरियल को हमको हीट करना है उसको हम चार्ज पार्टिकल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग करंट जो पास कराएंगे वो हाई रेजिस्टेंस में, तो हाई रेजिस्टेंस में करंट पास करने के लिए वहाँ हीटिंग एलिमेंट हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। उस हीटिंग एलिमेंट में हम लोग करंट पास कराते हैं, वो हीट हमारा क्या होगा, डेवलप होगा। वो हीट डेवलप करने के बाद वो अपना हीट जो ट्रांसफ़र करेगा आइदर कंडक्शन मोड से, चाहे रेडिएशन मोड से, चाहे आपका क्या होगा, कन्वेक्शन प्रोसेस से, या हो सकता है आपका दोनों प्रोसेस हो, कभी कभी कंडक्शन भी हो सकता है और कन्वेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे जो प्रोसेस ऑफ हीटिंग को हम लोग क्या बोल देंगे, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। ये रेजिस्टेंस हीटिंग हो गया हमारा, समझ में बात आई। तो इसी को सबसे पहले हम लोग डील करेंगे। तो रेजिस्टेंस हीटिंग क्या हुआ, अच्छी तरह से समझे होंगे, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में भी समझे होंगे। तो हम सबसे पहले जो है कहाँ चलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस हीटिंग में। आज हम बताएंगे कि रेजिस्टेंस हीटिंग आपका किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, उसमें कितना टाइप है। तो रेजिस्टेंस को दो, एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और एक इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग हमारा, ठीक है। पहले आप इतना चीज़ को आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से अपना नोट डाउन कर लें, तब हम लोग आएंगे किसमें, रेजिस्टेंस हीटिंग में। तो आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस हीटिंग होता क्या है, इस किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इस रेजिस्टेंस हीटिंग को कितना टाइप्स में है, दो टाइप, एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और एक क्या बोले, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। ये दोनों के बारे में आपको समझा दिए हैं, जितनी चीज़ आपको बताए हैं इसी को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट में आप लोग को नोट करवाएंगे हम, ठीक है। जो चीज़ बोला
क्योंकि आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस हीटिंग, है ना। एक्सप्लेन ऑन विच द प्रिंसिपल रेजिस्टेंस हीटिंग योर वर्क एंड क्लासिफाइड इट। तो क्लासिफिकेशन में कौन सा, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट, दोनों के बारे में बताना पड़ेगा। इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।